नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 14 जून 2025 है और ये हमारी यूपीएससी करंट अफेयर्स श्रृंखला का भाग 1 है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों पर गहराई से नजर डालेंगे। कोशिश रहेगी कि वो जानकारी निकालें जो तैयारी में काम आए। और हाँ, कुछ विषय शायद हमने पहले भी छू ले हों, तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करें। बिल्कुल। आज के स्रोतों में देखिए अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, अर्थव्यवस्था है, साइंस टेक और हाँ, इतिहास संस्कृति से भी जुड़े कुछ अहम पहलू हैं। देखते हैं ये सब कैसे जोड़ते हैं आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरपोल भारत के अनुरोध पर पहली बार सिल्वर नोटिस जारी हुआ है, ऐसा सुन रहे हैं? जी हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये एक पूर्व फ्रांसीसी दूतावास अधिकारी से जुड़े वीजा धोखाधड़ी मामले में है और सिल्वर नोटिस का मतलब ये है संपत्ति का पता लगाना, उसको रिकवर करना। ये एक कह सकते हैं नया टूल है। अच्छा, संपत्ति रिकवरी के लिए। हाँ। मतलब ये रेड नोटिस वगैरह से अलग है। हाँ बिल्कुल। रेड नोटिस तो गिरफ्तारी के लिए होता है। इंटरपोल के कई नोटिस हैं, ब्लू, ब्लैक, येलो। ये सिल्वर वाला खास संपत्ति के लिए है। अभी पायलट प्रोजेक्ट है, 51 देश शामिल हैं इसमें। भारत में तो सीबीआई नोडल एजेंसी है ये। दिलचस्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, आइए इन्हें कुछ कहा है उल्लंघन की बात। हाँ, आईएईए बोर्ड ने असल में ईरान के खिलाफ वोट दिया है, उनकी निंदा की है। रिपोर्ट ये कह रही है कि ईरान के पास इतना 60% संवर्धित यूरेनियम जमा हो गया है कि उससे करीब 9 परमाणु बम बन सकते हैं। 9 बम? ये तो बहुत बहुत चिंता की बात है। जी, और ये मामला अब यूएन सुरक्षा परिषद में जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 2015 वाले जेसीपीओए समझौते के तहत जो प्रतिबंध हटे थे वो शायद फिर से लग जाएं। आपको याद होगा, अमेरिका तो 2018 में ही इससे हट गया था। हाँ, वो तो है। और इसी टेंशन के बीच इजराइल का वो ऑपरेशन राइजिंग लायन भी चल रहा है शायद। खबरें तो यही हैं। ये दिखाता है कि क्षेत्र में तनाव कितना बढ़ गया है। सही बात है। अच्छा, इसी वैश्विक उथल-पुथल में यूएनएचसीआर की एक रिपोर्ट भी आई है विस्थापन पर, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2024। हाँ, और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 2024 के अंत तक दुनिया भर में करीब 12.5 करोड़ लोग जबरन विस्थापित हुए। सोचिए, इनमें 40% बच्चे हैं। 12.5 करोड़, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। कहाँ से हैं ये लोग मुख्यतः? सूडान, सीरिया, अफगानिस्तान, यूक्रेन, ये कुछ प्रमुख देश हैं। और इसका असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं पड़ता, बल्कि मेजबान देशों पर भी भारी बोझ आता है। खाने की कमी, सरकारी खर्च बढ़ना, सामाजिक तनाव। तो इसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी हो रहे होंगे। हाँ, जैसे ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन है 2018 का, वर्ल्ड बैंक का जीपीएफडी है। कोशिशें जारी हैं, पर चुनौती बहुत बड़ी है। निश्चित रूप से। और एक छोटी खबर, भारत और यूके की नौसेनाएं उत्तरी अरब सागर में पासिक्स अभ्यास कर रही हैं। जी, ये नियमित अभ्यास होते हैं आपसी सहयोग और तालमेल बढ़ाने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 भारत की रैंक थोड़ी नीचे आई है। हाँ, पिछले साल 129 थी, इस साल 131 हो गई है, 148 देशों में। स्कोर है 64.4%। और दिलचस्प यह है कि हम दक्षिण एशिया में सबसे नीचे हैं स्कोर पर, जबकि बांग्लादेश देखिए 24वें स्थान पर पहुंच गया। ओह, तो किन पैमानों पर हम पिछड़े हैं? देखिए, 4 आयाम होते हैं। आर्थिक भागीदारी में थोड़ा सुधार है, आय में समानता बढ़ी है, शिक्षा में भी ठीक है, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में भी स्कोर बेहतर हुआ है, खासकर जन्म के समय लिंगानुपात। लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट आई है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.7% से घटकर 13.8% हो गया और मंत्री पदों में भी हिस्सेदारी कम हुई है। ये एक चिंता का विषय है। रिपोर्ट कहती है कि पूरी लैंगिक समानता आने में अभी दुनिया को 123 साल लगेंगे। 123 साल? काफी लंबा वक्त है। अच्छा, सरकार ने किसानों के लिए मूंग की खरीद को पीएसएस के तहत मंजूरी दी है। ये पीएसएस पीएम आशा का हिस्सा है? जी हाँ, PMSAH यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके 3 हिस्से हैं, PSS, PDPS और MIS। PSS यानी मूल्य समर्थन योजना में सरकार MSP पर दालें, तिलहन, खोपरा वगैरह सीधे किसानों से खरीदती है, ताकि किसानों को एक न्यूनतम मूल्य मिल सके, है ना? बिल्कुल, ताकि बाजार भाव गिरने पर भी उन्हें नुकसान ना हो। और आरबीआई बॉन्ड बायबैक कर रहा है, इसमें काफी मांग देखी गई। इसका क्या मतलब हुआ, बॉन्ड बायबैक? आसान भाषा में कहें तो आरबीआई मैच्योरिटी पूरी होने से पहले ही बैंकों से सरकारी बॉन्ड यानी G-Secs वापस खरीद रहा है। इसका मकसद होता है बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालना, मतलब
लिक्विडिटी बढ़ाना। अच्छा, ताकि बैंकों के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा हो। हाँ, और साथ ही जो महंगे बॉन्ड हैं सरकार के, उन्हें समय से पहले खत्म करके कुल उधारी भी कम होती है। ठीक है, समझ गई। और एक खबर थी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी ने अपना जीरो कूपन बॉन्ड इशू वापस ले लिया। ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिन पे रेगुलर ब्याज नहीं मिलता। इन्हें डिस्काउंट पर बेचा जाता है और मैच्योरिटी पर पूरा फेस वैल्यू वापस मिल जाता है। अच्छा, चलिए अब विज्ञान और तकनीक की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा क्षेत्र में एक हाइब्रिड यूएवी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण हुआ है पोखरण में। जी, रुद्रास्त्र। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है। इसकी खासियत है वीटॉल, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग। वीटॉल मतलब इसे रनवे की जरूरत नहीं, कहीं से भी उड़ सकता है। बिल्कुल, ये इसकी बड़ी ताकत है। रेंज भी अच्छी है, करीब 170 किलोमीटर, और ये हथियार भी ले जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक अहम कदम है। बहुत बढ़िया। अंतरिक्ष में भी कुछ हलचल है। सोलर ऑर्बिटर ने सूर्य के ध्रुवों की पहली तस्वीरें ली हैं। हाँ, ये ईएसए और नासा का जॉइंट मिशन है। सूर्य के ध्रुवों का अध्ययन पहले ठीक से नहीं हो पाया था। इन तस्वीरों से हमें सूर्य के 11 साल का चक्र और उसके चुंबकीय क्षेत्र के पलटने को समझने में मदद मिलेगी। और इसका फायदा ये कि इससे स्पेस वेदर यानी अंतरिक्ष के मौसम का पूर्वानुमान बेहतर होगा, जो हमारे सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत जरूरी है। सही है। और चिली में क्लास टेलीस्कोप ने कॉस्मिक डॉन से सिग्नल पकड़ा है। ये कॉस्मिक डॉन क्या है? कॉस्मिक डॉन मतलब ब्रह्मांड का वो शुरुआती समय, बिग बैंग के लगभग 5 करोड़ से 1 अरब साल बाद का, जब पहले तारे बने थे। उस समय के सिग्नल मिलना मतलब ब्रह्मांड की शुरुआत को समझना। गजब। और भारत में पहली एजेंटिक एआई कृति लॉन्च हुई है। ये एजेंटिक एआई क्या चीज है? एजेंटिक एआई मतलब ये सिर्फ जानकारी नहीं देगी, बल्कि आपकी ओर से काम भी कर सकेगी, स्वायत्त रूप से फैसले लेकर। जैसे बताया गया कि कृति कैब बुक कर सकती है। ये एआई का अगला लेवल है। एआई अब एजेंट बन रहा है। चलिए अंत में कुछ इतिहास और संस्कृति की बातें। 12 जून को सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी SIS की 120वीं वर्षगांठ थी। जी, 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी स्थापना की थी, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। इसका मिशन था भारतीयों को देश सेवा के लिए तैयार करना, खासकर शिक्षा और समाज सेवा के जरिए। ये एक गैर राजनीतिक संगठन था। महत्वपूर्ण संस्था थी। और जानी मानी नृत्यांगना सोनल मानसिंह जी को असम का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार मिला है। हाँ, ये बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है। श्रीमद शंकरदेव 15वीं शताब्दी के महान संत और सुधारक थे असम के। उन्होंने एक शरण धर्म यानी नव वैष्णव आंदोलन चलाया। उनके योगदान बहुत हैं। कीर्तन घोष, गुणमाला, अंकिया नाट, भावना और हाँ, सत्रिया नृत्य, जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। सत्रिया नृत्य, जी। अच्छा, आखिर में एक शब्द मेडे। हाल में एक विमान दुर्घटना के दौरान ये कॉल सुनी गई। इसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है मेरी मदद करो। 1920 के दशक में ये शब्द गढ़ा गया और 1927 से ये पायलटों और नाविकों के लिए एक स्टैंडर्ड इमरजेंसी सिग्नल बन गया। अच्छा, मेरी मदद करो। ठीक है। तो ये थे आज के कुछ मुख्य बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर अर्थव्यवस्था, विज्ञान और हमारी विरासत तक। बिल्कुल। और ये सब दिखाता है कि कैसे दुनिया की घटनाएं, आर्थिक रुझान, तकनीकी तरक्की और हमारा इतिहास, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और ये सब मिलकर हमारी नीतियों और समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। इस पर विचार करना जरूरी है कि ये अलग अलग पहलू मिलकर क्या तस्वीर बना रहे हैं। उम्मीद है आज की ये चर्चा ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर आपको ये सत्र पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।